हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं केमिस्ट्री में PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी इस पे हम काफ़ी सारे लेक्चर ला चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही किए थे। एंड यहाँ पे आपका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, जैसा आपको आपके बोर्ड में देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम अपना आज का ये शानदार सा लेक्चर। एंड आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी, राइट। चलो शुरू कर दे फिर। यस, देख लूं मैं आवाज यहां से, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है, यहां से तो बिल्कुल ठीक आवाज जा रही है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। First question is, when a few granules of the zinc are added to a blue colored copper sulfate solution, the solution turn colorless। ठीक है, जब हम जिंक ग्रैनुअल्स ऐड करेंगे ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, तो वो जो सोल्यूशन है टर्न कलरलेस। कुछ टाइम के बाद उसका रंग उड़ जाएगा। और दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो देखो, जिंक ग्रैनुअल्स का रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट के साथ कराएंगे, एंड वी नो दैट कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट कैन इजीली डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड फॉर्म ZnSO4 प्लस Cu बेचारा बाहर हो जाएगा। और ZnSO4 जो होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है, जो ZnSO4 होता है वो कलरलेस होता है। अब ये रिएक्शन कौन सी है? When one is more reactive and displace other which is least reactive is known as combination reaction, double displacement reaction, decomposition reaction या फिर displacement reaction। किस टाइप का रिएक्शन है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। किस टाइप का रिएक्शन है बेटा? इट्स ओनली एंड ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आसान था? यस, आसान था ये क्वेश्चन। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज an aqueous solution of ammonium chloride, an aqueous solution of ammonium chloride NH4Cl will be acidic, basic, neutral and amphoteric। कैसा हो जाएगा? यस, अमोनियम क्लोराइड will be acidic, basic and न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। बता दो जल्दी, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड एम्फोटेरिक। देखो NH4Cl का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा NH4OH प्लस HCl। HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक बेस। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड जब मिलता है तो इट विल फॉर्म एसिडिक सॉल्ट। कैसा सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है? वो एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देगा। सो इट विल बी एसिडिक। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन, which of the following metal is extracted from its ore by the electrolytic reduction of its molten chloride? ठीक है, हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन इन इट्स मोल्टन क्लोराइड। तो मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में कौन से स्पीशीज प्रेजेंट होते हैं, है ना, और किसका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता है? सो दैट इज ऑफ कोर्स अ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? उनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर देंगे। आगे बात समझ में? हम क्या करेंगे? हम उनका इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर देंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा आयरन, कॉपर, सोडियम एंड सिल्वर। व्हिच वन इज हाईली रिएक्टिव मेटल? यस, एनी आइडिया? यहाँ पे हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा? सो वन एंड ओनली सोडियम, ठीक है। वन एंड ओनली सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। तो इसमें से जब हमें और मिलेगा तो और में से सोडियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 इज a turmeric stain on a white shirt turn reddish brown.
when washed with soap, this is because टर्मरिक स्टेन को जैसे ही हमने सोप के साथ क्लीन करने की कोशिश की तो क्या हो जाता है, तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, जहां पे टर्मरिक गिरा हुआ होता है ना वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है. व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है कि टर्मरिक हमारा रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है? रीजन इज कि जो सोप है दैट इज बेसिक एंड द टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, और जैसे ही वो बेस की कांटेक्ट में आता है सो इट चेंज इट्स कलर टू रेडिश ब्राउन. ठीक है, इट्स चेंज इट्स कलर टू रेडिश ब्राउन. तो यहां पे हो जाएगा हमारा सोप सोल्यूशन is acidic, soap solution is basic, soap solution is neutral salt, and turmeric is a synthetic indicator. Now turmeric is a natural indicator. ठीक है, and soap solution is basic. सोप सोल्यूशन हमारा कैसा होता है, तो सोप सोल्यूशन हमारा बेसिक नेचर का होता है. आगे बात समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Which of the following substance when dissolved in water will not produce hydrogen ion? किसको जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो अपना हाइड्रोजन आयन में डिसोसिएट नहीं होगा? सबसे पहला है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे ये हमारा H पॉजिटिव NCl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब ये हमको H आयन तो दे रहा है. सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हम बात करें तो जैसे ही इसको भी हम पानी के अंदर डालेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई? ओके ये आगे बढ़ गया था. ठीक है भाई, ठीक है. H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सल्फ्यूरिक एसिड, so 2H positive plus SO4 2 negative, ग्लूकोज C6H12O6, और चौथा है हमारा CH3COOH. तो CH3COO negative plus H positive and C6H12O6 will not hydrolyze. ठीक है, ये और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये और ज्यादा हाइड्रोलाइज नहीं होगा. ये सबसे छोटा ही वैल्यू है. ठीक है, अगर शुगर होता तो हम उसको ब्रेक करके ग्लूकोज बना सकते थे. ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक करने के बाद हमें कोई H पॉजिटिव आयन नहीं देखने के लिए मिलेगा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर विल नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन? कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा? सो इट्स C, that is glucose. क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन C is the correct answer. Now next question, question number 6. Question number 6 is, over time silver article turn black and copper vessel turn green. ठीक है, when exposed to the air. These are the examples of. तो सिल्वर आर्टिकल ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉपर वेसल्स ग्रीन में कन्वर्ट हो जाते हैं. क्या रीजन है इनका? ठीक है, क्या रीजन है इनका जो इस तरीके से हमको कन्वर्जन्स देखने के लिए मिलते हैं, ये हमको बताना है ना. सो द रीजन इज रिडक्शन, मेल्टिंग, कोरोजन या फिर सब्लिमेशन. क्या हो जाएगा? तो ये मेटल अपना कलर चेंज करते हैं क्योंकि ये कोरोड हो चुके होते हैं. ठीक है, कोरोजन की वजह से ये अपना कलर चेंज करते हैं. कोरोजन क्या है? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल आर ग्रेजुअली डिटोरिएट. मेटल धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे खोखला होना शुरू हो जाता है एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में. ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? एयर एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में. सो क्वेश्चन नंबर 6 आंसर C इज करेक्ट, दैट इज कोरोजन. ठीक है, आंसर ऑप्शन C हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कोरोजन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 is, for the reactions of the steam on iron the balanced chemical equation is. balanced chemical equation क्या हो जाएगा?
Fe plus H2O will give Fe3O4 plus H2. ठीक है, यहाँ पे कितने आयरन है? यहाँ पे हमारे पास 3 आयरन है. कितने आयरन है? 3 आयरन. तो यहाँ पे भी 3 कर दो, है ना. और ऑक्सीजन देखो 4 है, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा. तो तभी नहीं, 4 है, 4 करना पड़ेगा, 4 है ना. तो 4 ऑक्सीजन हो गया. अब हाइड्रोजन 4 2 जा 8, तो यहाँ पे भी 4 ही करना पड़ेगा. 3 4 4, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पे? यस, अब तो देख लो, आंसर बता दो. 3 4 4, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है? सो ऑप्शन बी, है ना. ऑप्शन बी. X is 3, Y is 4 and Z is 4. X is 3, Y is 4 and Z is 4. समझ में आया हमने रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया है? यस, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन एंड रीजन. ठीक है, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन पे आ जाओ. इथीन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इथीन जो है हमारा, वो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. इथीन मॉलिक्यूल कंटेन अ डबल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम. ओके, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड आना, एंड दिस इज इथीन. और वही उसका रीजन भी कहा जा रहा है ना. वही उसका रीजन भी कहा जा रहा है. तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, जहां पे असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. रीजन यहां पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. आई थिंक ये 8th क्वेश्चन है, राइट? हाँ, ये हमारा 8th क्वेश्चन था. 8th क्वेश्चन, नॉट 7th. दिस इज 8th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? यहां पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन. ओके, so question number 9th is attempt either option A or option B, but we will attempt both, right? What is the thermite reaction? क्या होता है thermite reaction? Any idea? Yes. What is thermite reaction? A reaction which is highly exothermic, है ना? A reaction which is highly exothermic, जहां पे क्या होता है? Displacement reaction होता है ना. जहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं, एंड एल्यूमिनियम बीइंग मोर रिएक्टिव इट डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट. ठीक है, सो यहां पे लिखेंगे हम फर्स्ट का ए. थर्माइट रिएक्शन इज highly exothermic displacement reaction. highly exothermic displacement reaction. ठीक है, थर्माइट रिएक्शन जो है वो हाईली एक्सोथर्मिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां पे रिएक्शन होता है बिटवीन मेटल ऑक्साइड. ठीक है, एक मेटल ऑक्साइड एंड एक मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर के साथ. ठीक है, रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड, और यहां पे हमने मेटल ऑक्साइड क्या लिया है? Fe2O3 विद हाईली रिएक्टिव metal powder. With highly reactive metal powder, that is aluminium. With highly reactive metal powder, that is aluminium. ठीक है? Now the second one is write the balanced chemical equation for the reaction. अब हमें इसके लिए एक balanced chemical equation लिखना है. आराम से लिख देंगे हम. Fe2O3 plus Al will give Al2O3 plus 2Fe. क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं 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 नहीं. तो यहां पे 2 कर दो. अब ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? अब देख लो जरा,
क्या अब हमारा ये रिएक्शन बैलेंस है? तो आप बोलेंगे यस मैडम, हमारा ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। एंड क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है ना, क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक है तो यहां से बहुत सारा हीट भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, यहां से बहुत सारा हमारा हीट भी प्रोड्यूस होगा। आगे बात समझ में। नाउ द थर्ड पार्ट इज स्टेट वन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन। इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बताना है इस रिएक्शन का। सो द थर्माइट रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन द रेलवे ट्रैक और द क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। ठीक है, दी मोल्टन आयरन लिख दो, चलो, दी molten iron are used to join railway tracks and cracked machine part. So this is the use of thermite reaction. ठीक है, ये हमारा थर्माइट रिएक्शन का यूज है। आगे बात समझ में। नाउ द बी पोर्शन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, सल्फाइड ओर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा? नाउ द बी पार्ट, सल्फाइड ओर को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो इसमें दो स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं, है ना। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम सल्फाइड ओर, द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम sulfide ore, the extraction of zinc from sulfide ore involves two main steps. यहां पे दो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, वन इज रोस्टिंग एंड अनदर वन इज रिडक्शन। ठीक है, पहला यहां पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन इज रोस्टिंग। ठीक है, पहला यहां पे क्या है? रोस्टिंग हो जाएगा। जो भी हमारे पास सल्फाइड और गिवन है, ठीक है, उसको सबसे पहले हम उसके ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, दी सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड into its oxide. The sulfide ore is converted into its oxide by heating. ठीक है, by heating it strongly, by heating it strongly in the presence of एक्सेस एयर। किसकी प्रेजेंस में? एक्सेस एयर की प्रेजेंस में हमने इसको कर दिया है हीट। ZnS सल्फाइड की फॉर्म में है, O2 के साथ रिएक्शन कराया, इसको हमने कर दिया स्ट्रांगली हीट, ये हमारा बन जाएगा अब जिंक ऑक्साइड, और साथ ही साथ यहां से सल्फर डाइऑक्साइड भी बाहर आ जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है और यहां पे 2 है। ठीक है, 4 5 6 4 5 6 हमारी रिएक्शन यहां पे हो गई है बैलेंस्ड। ठीक है, यहां पे हमारी रिएक्शन जो है वो हो गई है बैलेंस। रोस्टिंग कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड है हमारा रिडक्शन मेथड। सेकंड आता है हमारा रिडक्शन। ठीक है, क्या होता है रिडक्शन? अब जो भी हमें ऑक्साइड फॉर्म में दिया गया है ना, जो भी हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड का हम रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, बाय हीटिंग विद अ रिड्यूसिंग एजेंट जैसे कि कार्बन। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम? दी जिंक ऑक्साइड इज हीटेड in presence of reducing agent
इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन, किसकी प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कराएंगे? तो हम कार्बन की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन कराने वाले हैं। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? कार्बन की प्रेजेंस में हम इसका रिडक्शन कराएंगे और हमारा क्या बन जाएगा? ये क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। एंड नाउ यहां पे हमें अब प्योर हमारा मेटल जिंक मिल चुका है। ठीक है, यहां पे अब हमें हमारा प्योर मेटल जिंक मिल चुका है। क्या इतनी बात क्लियर है? यस, चलो। सो यहां पे हमने और पार्ट भी इसका कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? दिस इज क्वेश्चन 9th एंड अब हम आ चुके हैं अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। So question number 10th is the diagram below shown the setup for the electrolysis of the water। तो ये डायग्राम बिल्कुल हमारे NCERT का है, राइट? ये डायग्राम जो है बिल्कुल हमारे किसका है? NCERT का है। एंड हमें इस डायग्राम को बिल्कुल अच्छे से देखना है। ठीक है, और हमें क्या बताना है? यहाँ पे जो भी हमें क्वेश्चन दिए गए होंगे, इससे रिलेटेड हमको 3-4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसको हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो फटाफट से आप इस रिएक्शन, इस डायग्राम को पहले देख लो, बिल्कुल अच्छे से देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1, है ना? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन अ टेस्ट ट्यूब ओवर द कैथोड डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द एनोड। अभी मैंने आपको क्या कहा था कि जो भी यहां पे आपको दे रखा है, उसको बहुत गौर से आपको देखना है, राइट? तो आपने देखा होगा यहां से, उसी से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस यहां पे कलेक्ट हो रहा है ना, इन अ टेस्ट ट्यूब ओवर द कैथोड डबल द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द एनोड। डबल है जो एनोड पे यहां पे कलेक्ट किया जा रहा है। व्हाई? क्या रीजन है? क्या आप मुझे वाटर का रिएक्शन लिख के बता दोगे? H2 plus O2 है ना, H2 plus O2 will give H2O। तो यहां पे हम क्या लेते हैं? 2 part of hydrogen and 1 part of oxygen by volume। ठीक है, सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर डिकम्पोज होता है एंड प्रोड्यूस दी हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, तो यहां पे हमें वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना मिलेगा? डबल मिलेगा द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन से। मतलब क्या है? लिख के जब तक हम नहीं देखेंगे हमको समझ में नहीं आएगा, राइट? सो ए इज, यहां पे है हमारा दी वाटर H2O formed by 2 moles of hydrogen and 1 moles of oxygen। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है? वाटर का फॉर्मेशन होता है 2 मोल्स हाइड्रोजन से एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाटर फॉर्म बाय द 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन व्हेन वाटर डिकम्पोज in presence of electricity, जब यही वाटर डिकम्पोज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, देन इट फॉर्म 2 वॉल्यूम, लिख लो, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 volume of oxygen which is double। जो कि यहां पे क्या है? जो कि यहां पे है डबल। ठीक है, which is double। कैसे रिएक्शन लिख दें हम? H2O, क्या लिखोगे? H2O। जैसे ही इस पे इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास हो जाएगी, ये बनेगा H2 plus O2, बट द रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। यहां पे 2 तो यहां पे 2।
ठीक है। सो कौन हमारा कैथोड की तरफ जाता है, कौन हमारा एनोड की तरफ जाता है, कैसे याद रखेंगे? ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो नेगेटिव हमेशा किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा, है ना। नेगेटिव हमेशा किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा, राइट। सो अगर ये हमारा क्या है, ये हमारी कैटायन बनाएगा तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, और ये हमारा एनोड की तरफ मूव करेगा। ये हमारा किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड द गैस कलेक्टेड एट एनोड। हमने इसका आंसर पहले ही बता दिया, है ना। ऑप्शन बी का भी हमने आंसर पहले ही बता दिया, बट हम इसको दोबारा से लिख लेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। क्या इतनी चीजें क्लियर है? सो नेम द गैस कलेक्टेड एट द कैथोड एंड द गैस कलेक्टेड एट द एनोड। ओके, इसी में ही लिखना पड़ेगा अब हमको। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अब। सो ये हमारा क्वेश्चन 10th था, है ना। नाउ ये रहा, ठीक है, ये बन गया हमारा, ठीक है, ये बन गया है हमारा। अब बता दो जल्दी, अब बता दो कैथोड पे कौन जाएगा? यस, कैथोड पे कौन जाएगा? कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस जाएगा और एनोड पे हमारा ऑक्सीजन गैस जाएगा। क्या इसको वापस लिखने की जरूरत है? बस हमको ना इसको समझने की जरूरत है कि क्यों एक गैस कैथोड की तरफ जाएगा और क्यों एक गैस एनोड की तरफ जाएगा, ठीक है। ये बस हमको समझने की जरूरत है। रट्टाफिकेशन हमको यहाँ पे नहीं करना है, रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, एंड नेगेटिव चार्ज जो है हमारा वो किसकी तरफ मूव करेगा? वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, है ना। आई थिंक नाउ द क्वेश्चन इज विजिबल। हाँ, ठीक है। तो O2 क्या होता है? हमेशा नेगेटिव शो करता है, तो वो पॉजिटिव की तरफ यानी कि वो एनोड की तरफ मूव करेगा। एंड H से H पॉजिटिव आयन बनता है, तो वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। बस इतना सा ही था यहाँ पे, ओके। नाउ द थर्ड पार्ट इज, इसका थर्ड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट इसी में बता दिया है। नाउ द थर्ड पार्ट इज what would be observed when a burning candle is brought near the mouth of each test tube? Okay, so क्या होगा जब हम burning candle को टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे? क्या होगा? तो यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा एज देयर इज अ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस अ पॉप साउंड। सो हम क्या लिखेंगे? When burning candle is brought near the mouth of each test tube, when a burning candle is brought near the mouth of each test tube, when the burning candle brought, है ना, when the burning candle brought near the mouth of each test tube, then it produce each test tube then produce a pop sound, ठीक है। तब वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है, राइट। व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब, देन इट प्रोड्यूस अ पॉप साउंड, ठीक है। वो क्या चीज प्रोड्यूस करेगा? वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। क्या मेरी इतनी बात क्लियर है? ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? वो भी पॉप साउंड कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? कहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? जहां पे हाइड्रोजन गैस होगा, राइट। एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है? कहाँ पे हाइड्रोजन गैस? कैथोड साइड है, तो यहाँ पे इसी के पास अगर लेके जाएंगे सो इट विल प्रोड्यूस द पॉप साउंड। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन 10th होता है कंप्लीट। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 11th। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11th पे, एंड क्वेश्चन नंबर 11th इज अटेम्प्ट ईदर ऑप्शन ए और बी,
ठीक है, यहाँ पे हमें या तो ए ऑप्शन करना है या तो बी ऑप्शन करना है, बट हम यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस करेंगे, ओके मतलब ए भी करेंगे और बी भी करेंगे, ठीक है। An organic compound X has the molecular formula C2H6O and it is a good solvent and the active ingredient in all alcoholic drinks, ठीक है। एक हमारे पास X कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ऑलरेडी दिया गया है, आगे बात समझ में, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें ऑलरेडी दिया गया है एंड कहा जा रहा है कि वो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है, तो बता दो X क्या है, ठीक है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट भी है एंड अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी यूज किया जाता है। सो आइडेंटिफाई द एक्स एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। ओके, द एक्स इज CH3CH2OH, सही है क्या? 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन है। नाउ दिस इज करेक्ट, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एकदम करेक्ट है। सो द एक्स इज CH3CH2OH, एक्स हमारा CH3CH2OH है, राइट, एंड ड्रॉ इट स्ट्रक्चर, हमें इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, कैसे बनाए इसका स्ट्रक्चर? सो CHHHCHO एंड H, ठीक है, और सारे हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो, सारे हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो एंड ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एंड कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला था कि हमको बनाने के लिए, नहीं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं बोला है हमको बनाने के लिए, ठीक है, तो ऐसे ही बना दो नॉर्मल, मत बनाओ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हमारा बन गया CH3CH2OH, ठीक है, ये हमारा बन गया है CH3CH2OH। नाउ द B इज व्हाट हैपन, ठीक है, व्हाट हैपन व्हेन X इज हीटेड विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 Kelvin. Name the reaction and write the balanced chemical equation. Name the reaction and write the balanced chemical equation. Reaction भी लिखना है हमको and यहाँ पे हमें balanced chemical equation भी बनाना है, बता दो फटाफट से। इथेनॉल को जब हम 443 केल्विन पे हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, तब क्या हो जाएगा, बता दो क्या बन जाएगा? इसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना। सो यहीं पे लिख ले, हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, है ना। B है यहाँ पे हमारा when X is heated with excess when X क्या है हमारे यहाँ पे, this is इथेनॉल, ठीक है, when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid, when ethanol is heated with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, then it produce इथीन। तब ये किस चीज का प्रोडक्शन करते हैं? तब ये इथीन का प्रोडक्शन करते हैं। रिएक्शन लिख देंगे हम फटाफट से, ठीक है। रिएक्शन बन जाएगा हमारा CH3CH2OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये बन जाएगा हमारा CH3 नॉट CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। सो बी पार्ट यहां पे होता है हमारा एकदम कंप्लीट। नाउ द सी पार्ट इज व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम, ठीक है, what is observed when a small piece of sodium is dropped into X and write a balanced chemical equation for the reaction, ठीक है। अगर X यानी कि इथेनॉल में हम सोडियम को मिला देंगे, ठीक है, इथेनॉल में अगर हम सोडियम को मिला देते हैं तो क्या होगा?
C है ना, C2H5OH में हमने यहाँ पे सोडियम को मिला दिया, तो ये बन जाएगा हमारा C2H5ONA, एंड साथ ही साथ यहां से H2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा और यहां पे 2 आ जाएगा, और हमारी जो रिएक्शन है वो हो जाएगी बैलेंस्ड। ठीक है, हमारी जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। अब इसका फटाफट से हम और पार्ट कंप्लीट करते हैं, देन हमारा आज का लेक्चर हो जाएगा फिनिश। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, लिस्ट एनी 2 ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चलिए, होमोलोगस सीरीज क्या होता है? सो होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। होमोलोगस सीरीज is the series of organic compound। कैसी सीरीज है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज है, having the same functional group, इनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और सेम फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनके पास सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है इन द सक्सेसिव मैनर, and differ by CH2 ग्रुप। और ये कैसे डिफर करता है? ये CH2 ग्रुप से डिफर करता है। आगे बात समझ में, ये CH2 ग्रुप से डिफर करता है। अच्छा, लिस्ट एनी 2 ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हमको बताना है। ठीक है, चलो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहला कि सारे के सारे जो मेंबर्स हैं रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला, है ना। ऑल मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला। सबके सब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक CnH, ठीक है, CnH2n+2 से, पहली चीज। एंड दे शो द ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमको चेंज देखने के लिए मिलता है, बट केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज देखने के लिए नहीं मिलता। दे शो gradual change in their physical properties. They show gradual change in their physical properties. Now the B part is write the name and the chemical formula of the second member of alkyne homologous series. Second member of alkyne homologous series का क्या फॉर्मूला होगा? एल्काइन, एल्काइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड कभी भी एक कार्बन का तो बनेगा नहीं, हमेशा 2 कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, राइट। तो पहला हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इथाइन, एंड द सेकेंड मेंबर इज प्रोपाइन। ठीक है, सो द सेकेंड मेंबर इज प्रोपाइन, द सेकेंड मेंबर इज प्रोपाइन, and the formula is, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? C3H4। now draw the structure of 2 possible isomers of butane। ब्यूटेन के हमें 2 पॉसिबल आइसोमर्स बनाने हैं। C4H10, 1 2 3 4। एक तो हमारा स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड N-ब्यूटेन। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा? N-ब्यूटेन बन गया।
and one is 1 2 3 and this CH3 CH3 and H. This is 2-methyl propane. ठीक है, ये है हमारा 2-methyl propane। और इसी के साथ आज का जो है हमारा ये लेक्चर वो होता है समाप्त। ठीक है, आज का हमारा ये जो लेक्चर है वो होता है समाप्त। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रैक्टिस। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक ऐसी ही सीरीज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।